हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं आपके लिए यूपी टेट का प्रीवियस ईयर मैथ्स का पेपर लेके आई हूँ। ये पेपर 2018 का पेपर 1 है, जिसे मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और जल्दी मैं आपको पार्ट 3 भी कंप्लीट करा के दे दूँगी। और सी टेट का मैंने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पेपर बनाया हुआ है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर पेपर से आप तैयारी कर लीजिए, चाहे यूपी टेट का हो और चाहे सी टेट का हो। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये जो भी हम आपसे पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, आपको शॉर्ट फॉर्मूले के साथ साथ आपको कंसेप्ट भी क्लियर कराते हुए चलना है कि किसी भी तरीके से आपका उस पॉइंट पे, उस क्वेश्चन पे कोई डाउट ना रहे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 2160 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी? द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 2160 डिग्री। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज। जब भी आपसे किसी भी बहुभुज की भुजाओं का योग दिया हुआ हो और नंबर ऑफ साइड पूछे, तो आप उसमें बस क्या करिए, उसके कोण में आप 360 ऐड कर दीजिए और 360 ऐड करके 180 से डिवाइड कर दीजिए। अब बस जो वैल्यू आएगी वही उसकी नंबर ऑफ साइड होगी। 0 से 0 कटा, ये 0 कटा, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, ये 9 दूनी 18, 3 उधर जाएगा, 9 चौक 36, 24 हुआ। 2 से काटेंगे तो 12 आएगा, यहाँ काटेंगे तो 2 आएगा। क्योंकि इसे ऐड करना था, इस वजह से 12 को 2 में ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 14। 14 ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है ये सॉल्यूशन कैसे मैंने सॉल्व किया है। और बाकी रही बात कि ये फार्मूला कैसे जनरेट हुआ है या फार्मूला कैसे आया है, तो फार्मूला आपका कंसेप्ट के आधार पे मिला है। कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आप तुरंत सेकंड से फार्मूला बता पाएंगे। कुछ लर्न नहीं करना है, ना ही मैंने लर्न किया है। इस क्वेश्चन के आधार पे मैंने आपको फार्मूला दिया है। इससे उलट आपसे क्वेश्चन अगर कभी ये पूछे, नंबर ऑफ साइड दिया हो और सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन पूछे, तो उसका भी फॉर्मूला तुरंत बताया जा सकता है अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो अब मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कराती हूँ। देखिए, आप कुछ भी कोई भी छोटे छोटे पॉलीगन्स लीजिए, क्वाड्रिलैटरल ले लीजिए, पेंटागन ले लीजिए, हेक्सागन ले लीजिए। अगर आप इस पे अगर आप क्लियरिटी ले लिए, अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर आ गया, तो आप कोई भी पॉलीगन को अच्छे से समझ पाएंगे। अच्छे से डिटेलिंग के लिए मैं एक बड़ा सा क्वाड्रिलैटरल चतुर्भुज बना देती हूँ। देखिए, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज या एन भुजा वाला बहुभुज हो, उन सबके सेंटर्स होते हैं। सेंटर से वर्टेक्स से सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ करिए। शीर्ष से सेंटर की ओर जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से आपको ट्रायंगल्स मिलेंगे। देखिए, षष्ठभुज 6 भुजा की तो आपको ट्रायंगल्स भी कितने मिले? 6 मिले। पंचभुज 5 भुजा की तो ट्रायंगल्स भी कितने मिले? 5 मिले। चतुर्भुज 4 भुजा की तो ट्रायंगल्स भी कितने मिले? 4 मिले। इसका मतलब अगर n भुजा वाली आपको बहुभुज होगा तो उसके ट्रायंगल्स भी क्या होंगे? n होंगे। ठीक है, ट्रायंगल्स अब हमारे बन गए हैं, तो इसका इस्तेमाल क्या है, ये अब मन में सवाल आता है। तो देखिए, आपको कभी भुजा की गिनती दी होती है तो आपको एंगल्स पूछता है, एंगल्स दिया होता है तो भुजा पूछती है। मतलब एंगल तो आपका आना ही आना है भुजा के साथ। तो आपको ट्रायंगल्स ऑलरेडी आपको जब हमने ड्रॉ कर ही दिया है, तो एक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि ट्रायंगल का हमारा जो एक बेसिक फार्मूला होता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है? 180 डिग्री। अगर हम इसे अप्लाई करें तो हम एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ क्वाड्रिलैटरल में बड़ा सा बना दें, तो देखिए ये जो ट्रायंगल्स बना है, अगर हम सारे एंगल्स को ऐड कर दें, सारे ट्रायंगल्स के एंगल्स को ऐड कर दें, तो हमको कुछ इस तरीके से एंगल्स सारे मिल जाएंगे, जिसमें क्या होगा, इस बहुभुज के सारे कोणों का योग के साथ साथ सेंटर के कोण का भी योग मिलेगा। ये क्वाड्रिलैटरल के साथ हुआ, चतुर्भुज के साथ हुआ। पेंटागन में भी क्या होगा?
सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द पेंटागन मिलेगा और साथ में सेंटर ऑफ द एंगल ऑफ द पेंटागन भी मिलेगा। उसके साथ आपका हेक्सागन में सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द हेक्सागन मिलेगा, उसके साथ साथ सेंटर ऑफ द एंगल ऑफ द हेक्सागन भी मिलेगा। और आपको पता है कि सेंटर के चारों तरफ कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमको कोई भी बहुभुज में अगर एंगल्स का सम फाइंड आउट करना है तो उसकी जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है, मान लीजिए n नंबर का बहुभुज है तो उसके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स भी n होंगे, उसे 180 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सारा एंगल्स जो कि उसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन के साथ साथ सेंटर का एंगल भी इंक्लूड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको एंगल मिलेगी n इंटू 180। और अगर हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ एंगल ऑफ द हमको सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन ही मिले तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? 360 माइनस करनी पड़ेगी। आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा। यही काम आप क्वाड्रिलेटरल के साथ करेंगे। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4 इंटू 180 माइनस 360। पेंटागन के साथ आप क्या करेंगे? 5 इंटू 180 माइनस 360। और हेक्सागन के साथ भी आप यही करेंगे, 6 इंटू 180 माइनस 360। यही आपका फॉर्मूला बन के आएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन। अब क्योंकि हमारा 14 ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, अब इसको हम अप्लाई करके देखते हैं कि अगर किसी भी ये फॉर्मूला सही है कि नहीं। इसे जस्टिफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा? आपको नंबर ऑफ साइड n 14 है और सम ऑफ को इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन आपको 2160 आना चाहिए। अब देखिए आ रही है कि नहीं? नंबर ऑफ साइड 14, इसमें हम किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे? 180 का, क्योंकि एक ट्रायंगल्स के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। और इसे किससे माइनस करेंगे? 360 से माइनस करेंगे। अब देखेंगे वैल्यू ये आ रही है कि नहीं। जब 14 में 180 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो पहले ही उतर गया। 18 में 14 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 252। और फिर इसमें 360 माइनस करना है तो 360 माइनस कर दे रहा है। 0 से 0 गया 0, 5 यहाँ हासिल हुआ, 12 हुआ, 12 में से 6 गया 6, यहाँ 4 हो गया, 4 में से 3 गया 1 और ये 2। इट मीन्स हमारा जो वैल्यू आई है वो क्या आई है? करेक्ट आई है। आपको अच्छे से सब क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है कि जो मैंने फॉर्मूला बनाया था कि हमने 2160 में 360 ऐड किया था, सॉरी इसको 2160 में हमने 360 ऐड किया और 180 से डिवाइड क्यों किया? तो देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, किसी भी बहुभुज में अगर अंतःकोण सारे दिए हुए हैं, हमें ट्रायंगल्स तो क्लियर हो नहीं पा रहे हैं कितने हैं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ साइड क्लियर नहीं है। अभी हम क्वेश्चन पे ही आ गए हैं वापस। क्वेश्चन पे अगर आपको अंतःकोणों का सारा योग दे दिया है, नंबर ऑफ साइड्स है नहीं तो नंबर ऑफ ट्रायंगल भी क्लियर नहीं है। लेकिन ये तो पता है कि सारे इंटीरियर एंगल का सम अगर दिया है और अगर हम इसमें सेंटर में बनने वाले जो इंटीरियर एंगल, जो सेंटर पे बनने वाला कोण है जो 360 है, अगर हम उसमें जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल प्लस ये सेंटर वाला एंगल। और आपको पता है कि उसके सबके वर्टिक्स से मिला के उतने ही ट्रायंगल्स बनेंगे जितने नंबर ऑफ साइड्स होंगी। अगर हम वर्टिक्स से मिलाएंगे तो हमको उतना ही ट्रायंगल मिलेगा जितना नंबर ऑफ साइड होगी। और आपको पता है ऑलरेडी कि एक ट्रायंगल्स के सभी एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अगर हम 180 से डिवाइड कर देते हैं सभी एंगल्स के सम में तो हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मिल जाएगा कि नहीं? आपको सारे ट्रायंगल्स के एंगल का सम, ये सारे ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम है ना, 2160 प्लस 360 क्यों किया? कि आपको सारे ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम मिल जाए। उसमें से एक ट्रायंगल के एंगल का सम डिवाइड कर दिया 180 से, तो हमको क्या मिल गया? नंबर ऑफ
ट्रायंगल मिल गया। जब नंबर ऑफ ट्रायंगल मिल गया तो वही तो क्या है, नंबर ऑफ साइड है। अब ये हमारी वैल्यू निकल आएगी यहाँ से। आई होप अब आपको अच्छे से डिटेल में कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। कोई भी डाउट होगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे कि मैं आपको और क्लैरिफाई कर पाऊँगी। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा है, इफ़ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट आर इंक्रीज्ड बाय 50% एंड 20% रिस्पेक्टिवली, देन हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स एरिया बी इंक्रीज्ड। यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% तथा 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम पॉइंट पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या, इसमें मेन आपसे क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल आपका कितने गुना बढ़ जाएगा। पहले अगर मान लीजिए आप लेंथ में कुछ परसेंट की वृद्धि कर रहे हैं, ब्रेथ में कुछ परसेंट की वृद्धि कर रहे हैं, तो ओवरऑल आपका क्षेत्रफल पे असर पड़ रहा है, क्षेत्रफल बढ़ जा रहा है। कितने गुना बढ़ जाएगा उसके लिए आप क्या करेंगे, बढ़ा हुआ जो क्षेत्रफल रहेगा उसमें आप प्रीवियस जो क्षेत्रफल है उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये बढ़ा हुआ क्षेत्रफल है तो ये न्यूमरेटर और प्रीवियस क्षेत्रफल ये डिनोमिनेटर कर देंगे। लेकिन बढ़ा हुआ क्षेत्रफल आप कैसे निकालते हैं, आप इसका दो तरीका है, या तो आप एकदम ऑथेंटिक तरीके से निकालिए। ऑथेंटिक तरीके से निकालने का मतलब है कि आप इसमें अपने मन से कुछ लेंथ और ब्रेथ मान लीजिए और मानने के बाद आप उसमें 50% और 20% बढ़ाइए। जैसे मान लिए लेंथ मैंने 10 यूनिट मान लिया, ब्रेथ मैंने 10 यूनिट मान लिया और ऐसे में 50% बढ़ाया तो लेंथ आपकी 10 से 15 हो गई है, अब ब्रेथ आपकी 10 से आपकी 12 हो गई है। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत लेंदी हो जाता है वर्क, और आपको क्या है कि एग्ज़ाम में टाइम कम करना है, कम टाइम पे आपको ज़्यादा क्वेश्चंस और सही आंसर अटेम्प्ट करने हैं। तो इस वजह से आपके लिए बढ़ा हुआ एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ आपको परसेंट पे बढ़ाई जाती है। इस वजह से आपको जो हम फॉर्मूला ये जो दे रहे हैं, ये जो आपको बढ़ा हुआ क्षेत्रफल जो बताएंगे हम, वो भी आपको परसेंट में ही बताएंगे। और वो जो फॉर्मूला है वो तभी अप्लाई होगा जब लेंथ आपकी परसेंट में बढ़ी हो या घटी हो, और ब्रेथ भी आपका परसेंट में बढ़ी हो या घटी हो। ऐसे में इन रिजल्ट एरिया कितना बढ़ेगा या घटेगा उसका फॉर्मूला बताते हैं। अगर हम वो फॉर्मूला बताएंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, और उसके आधार पे ही अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप कम समय पे इसे सही अटेम्प्ट कर पाएंगे, इसमें कौन सा आंसर सही होगा। आपको मेन फंक्शन समझ में आ रहा है कि इसमें क्या करना है। ओवरऑल आपको बढ़ी हुई एरिया निकालनी है, फिर बढ़ी हुई एरिया अपॉन प्रीवियस एरिया जो है उसे डिवाइड कर लेना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा कि क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ गया है। बाकी बढ़ा हुआ एरिया का परसेंट निकालने का मैं अभी आपको फॉर्मूला बताती हूँ। इसका शॉर्ट फॉर्मूला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसे काफ़ी इसकी डिटेलिंग जो है इस फॉर्मूले का, वो डिटेलिंग मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बना के रखा है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बाकी आप लर्न कर लीजिए, एक बार में ये लर्न हो जाएगा, और ये सिर्फ आपको एरिया में नहीं काम करेगा, ये आपको हर वो जगह काम करेगा फॉर्मूला जहाँ दो चीज़ें हैं, जैसे दो चीज़ है और दो चीज़ें ऑलवेज एक दूसरे को मल्टीप्लाई करती है, और मल्टीप्लाई करने वाली जो फंक्शन हो, अगर एक चीज़ उसको बढ़ा दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, उसकी गिनती और उस प्रोडक्ट का रेट, अगर हम मान के चलें कि कोई प्रोडक्ट है उसके रेट को हम 50% बढ़ा दें, और उसकी गिनती जो है जितनी क्वांटिटी हम ले रहे हैं, गिनती नहीं क्वांटिटी कहेंगे, उसकी क्वांटिटी को भी कुछ परसेंट हम बढ़ा दें, तो इन रिजल्ट आपका जो प्राइस है, उसका जो वैल्यू है, वो वैल्यू कितना परसेंट बढ़ जाएगी। अगर ऐसा भी क्वेश्चन करता है तो भी वहाँ यही फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। तो सोच लीजिए ये कितना इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, जहाँ पे आप समझ सकते हैं ना कि सिर्फ आपको एरिया के लिए काम आना है, ये फॉर्मूला आपको जनरल वो हर जगह काम आएगा जहाँ पे दो नंबर्स या दो आपको चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन होता है, वहाँ पे एक जगह कुछ परसेंट बढ़ाया जाए और दूसरी जगह कुछ परसेंट बढ़ाया घटाया जाए। ऐसे में इन रिज़ल्ट उसका जो मल्टीपल वैल्यू होती है
वो कितना % बढ़ेगी या घटेगी वो बता पाएंगे आप। ठीक है, तो इसका फॉर्मूले पे आते हैं। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही है। मैं इसकी इंपॉर्टेंस बताने की आपको कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये लर्न रखना कितना ज़रूरी है, और क्वेश्चन जब आएगा इस टाइप का तो आपको उसे कैसे डील करना है। देखिए, लेंथ x% बढ़ी, y ब्रेथ आपका y% मान लीजिए बढ़ जाता है। इन रिजल्ट आपका उसकी एरिया कितना % बढ़ जाएगी, x + y + xy अपॉन 100, इतना % उसकी एरिया बढ़ जाएगी। ठीक है, इन केस मान लीजिए कि अगर आपकी लेंथ बढ़ने के बजाय घट जाती तो आपका क्या हो जाता, पॉजिटिव के बजाय आप निगेटिव साइन दे देते। अभी मैं टोटली इस क्वेश्चन पे आती हूँ, बाकी मैं फर्दर इसके बारे में और डिटेल पे बात करूँगी। क्वेश्चन में है लेंथ आपकी 50% बढ़ गई है, ब्रेथ आपकी 20% बढ़ गई है, एरिया कितने % बढ़ेगी पहले मैं बता दूँ। 50 + 20 + 50 × 20 अपॉन 100, 0 से 0 कटा, 5 × 2 = 10 हो गया। आपका वैल्यू कितनी हो गई, 50 + 20 + 10 = 80। आपको 80% आपकी एरिया क्या हो जाएगी, इस जो आयताकार भूखंड है उसकी एरिया 80% बढ़ जाएगी। अब इससे में बताना हमें क्या है, इसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। देखिए, 80% एरिया बढ़ने का मतलब क्या है, अगर हम प्रीवियस अगर 80% बढ़ने का मतलब है कि प्रीवियस एरिया को हम 100% देख रहे हैं और बढ़ी हुई एरिया आपकी 80% है। कितने गुना बढ़ रही है, अगर इसे यूनिट में बताएं तो हम क्या कहेंगे, 80 यूनिट स्क्वायर एरिया बढ़ी हुई है अपॉन 100 यूनिट स्क्वायर इसकी प्रीवियस एरिया है। बस इनका ही तो रेशियो आपका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा वो बताना होगा। नया क्षेत्रफल जो बढ़ा है अपॉन प्रीवियस क्षेत्रफल। अब देखिए, इसको सॉल्व कर देना है। 0 से 0 कटा, 2 4 = 8, 2 5 = 10। यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं होगा, आराम से इसकी वैल्यू निकल गई है। और आपके अंदर अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 60%, बाय व्हाट % वुड द विड्थ हैव टू बी डिक्रीज्ड टू मेंटेन द सेम एरिया। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल न बदले। क्वेश्चन कह रहा है, एक आयत है, एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी गई है, तो उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी करनी पड़ेगी कि उसका क्षेत्रफल ना बदले। मान लीजिए अगर पुराना क्षेत्रफल 100 यूनिट स्क्वायर था तो नया क्षेत्रफल भी आपका 100 यूनिट स्क्वायर ही होना चाहिए। क्योंकि आपकी लंबाई बढ़ा दी गई है कुछ % में, तो आपको चौड़ाई इटसेल्फ आपको घटानी पड़ जाएगी कि आपको एरिया सेम रहे। तो इसमें यही कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल ना बदले, ऐसी सिचुएशन में हमको जो ब्रेथ है, जो चौड़ाई है आयत की, उसे कितना % कम करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है x इन द ब्रैकेट 100 अपॉन 100 प्लस x। ये % पे बताया जाएगा कितने % इसकी चौड़ाई को घटाना पड़ेगा। तो ये x क्या होगा आपका, ये आपका होगा कि लंबाई जितनी % बढ़ाई गई है वो। तो इस पर अप्लाई कर देंगे 60 इन द ब्रैकेट 100 अपॉन 100 प्लस 60, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 इंटू 100 अपॉन 160। जिसे सॉल्व करेंगे तो 600 अपॉन 16 आएगी वैल्यू। 600 अपॉन 16 मीन्स 16 3 और 16 7 एंड 8 अपॉन 16, इतना % आएगा। इसे 8 को काटेंगे 16 में तो 1/2 हो जाएगा, जिससे आपकी वैल्यू हो जाएगी 37 एंड 1/2%। जिसे अगर यहाँ पे डेसिमल में लिखा जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 एंड 1/2%, इट मीन्स
37.5%। तो यहाँ से ऑप्शन सेकंड आपका सही ऑप्शन है। एक्चुअल में थोड़ा सा जगह की कमी है, इसलिए थोड़ा ओ यहाँ पे थोड़ा ख़राब तरीके से हुआ है। बाकी मेन तो आपको फंक्शन समझना था कि ये कैसे किया जाता है। आपको फार्मूला मैंने आपको बताया, लेकिन आपको फार्मूला आपको दिमाग में बैठाना भी होगा, क्योंकि फार्मूला सिर्फ आपको लर्न तो करना नहीं है, आपको दिमाग में बैठाना है कि ये याद रह जाए। पहले तो मैं बता दूं, इस टाइप का जो भी फार्मूला जनरेट हुआ है उसकी सारी डिटेलिंग मैंने एक वीडियो में बनाया हुआ है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे कि ये फार्मूला कैसे बना है और कहाँ कहाँ अप्लाई किया जा सकता है उसकी सारी पॉसिबिलिटी पता चल जाएगी। बाकी इस पे बेस्ड कुछ और तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं, वहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपको ये तो समझ में आ गया कि एरिया ना बदले और ऐसे में अगर लंबाई को बढ़ाया गया है तो चौड़ाई को कितना घटाना होगा। इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है x इन द ब्रैकेट 100/100 प्लस x। चौड़ाई कितना % घटाई जाएगी वो बताया जा रहा है। लेकिन इन केस क्वेश्चन ऐसे बोला होता है कि लंबाई में 60% की वृद्धि करने के बजाय कमी कर दी गई है। अगर लंबाई में कमी कर दी गई है और एरिया ना बदले, उसके लिए चौड़ाई आपको कितने % बढ़ानी पड़ेगी, तब फॉर्मूला क्या लगता? उस समय आपको जो फॉर्मूला लगता वो है x इन द ब्रैकेट 100/100 माइनस x। उस कंडीशन में फॉर्मूला आपका ये हो जाता है कि अगर लंबाई आपको 60% कम किया गया है तो आपकी जो चौड़ाई है वो कितना % बढ़ाया जाए कि एरिया ना बदले। तो जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो वो आपको चौड़ाई कितनी बढ़ाई जाए कि एरिया ना बदले, वो आपको रिजल्ट मिलेगा। मीन्स 60 इन द ब्रैकेट 100/100 माइनस 60 इंटू 100/40। अब इसे सॉल्व कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वही आपका कितना % चौड़ाई को बढ़ाना पड़ेगा कि एरिया ना बदले, वो आपको वैल्यू मिल जाएगी। आपको ये दोनों का अंतर दिखाई दे रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको फिर से कंपैरिजन दिमाग में बैठा के बताती हूँ, मतलब कैसे आपको बैठाना है वो बताती हूँ। देखिए, जब भी आपसे क्वेश्चन करे कि दो फंक्शन हो, दो फंक्शन की जिसका मल्टीपल हो और उसका जो प्रोडक्ट निकल के आए, प्रोडक्ट की वैल्यू ना बदलनी हो, और दो फंक्शंस में एक जो फंक्शन हो उसे कहा जाए कुछ % बढ़ाया गया है, और तो दूसरे फंक्शन जो दूसरा उसका पॉइंट है उसे कितना % घटाया जाएगा। तो फॉर्मूला क्या करना होगा, घटाने की मीनिंग बतानी है आपको, घटाना बताना है कितना घटाना पड़ेगा। घटाना पड़ेगा मतलब आपको पता होगा कि कम करना, और कम करने के सिचुएशन में आपको जो फॉर्मूला बनेगा x इन द ब्रैकेट 100/100 प्लस x, मतलब डिनोमिनेटर क्या होगा इस केस में, बढ़ जाएगा। 100 इन द ब्रैकेट 100/100 प्लस x। और अगर आपसे क्वेश्चन करे कि कोई दो फंक्शन हो जिसका प्रोडक्ट आपको जो है वो प्रोडक्ट वैल्यू को चेंज नहीं करना है, वो बढ़नी या घटनी नहीं चाहिए। अगर एक जो दोनों चीज़ का प्रोडक्ट किया गया उसमें अगर एक को कुछ % घटाया जा रहा है तो हमको दूसरे उसको कितना % बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में बढ़ाने के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला बन जाएगा x इन द ब्रैकेट 100/100 माइनस x। अब ये फॉर्मूला आपको बता दें, ये सिर्फ रेक्टेंगल पे वर्क नहीं करेगा, ये हर वो जगह वर्क करेगा जहाँ दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसका प्रोडक्ट निकाला जाता हो और उस प्रोडक्ट की वैल्यू जो अमाउंट उससे सेम रखा जाता हो। इस टाइप से बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, इसकी भी मैंने डिटेलिंग अच्छे से की हुई है, आप इसको वीडियो ज़रूर विजिट करिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सिर्फ टेट के एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते, आप CGL एग्ज़ाम देंगे वहाँ भी पूछे जाएंगे, रेलवे भी एग्ज़ाम में ये पूछे जाएंगे। इनफैक्ट हर वो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम आप जब भी आप अटैम्प्ट करने जाएंगे तो आपको ज़रूर ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाएंगे, तो उसे ज़रूर आप विज़िट करिएगा और अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा, मैं ज़रूर इस पर वर्क करूँगी और आपको ईजी वे में समझाने की कोशिश करूँगी।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आई होप आपको ये समझ में आया हो जो मैंने ये इसका इतने डिटेलिंग में बताया। मेन रीज़न ये था कि जो बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और जिसे मुझे लगता है कि आपको बहुत डिटेल में बता दूंगी तो वो आपको बहुत काम आएगा आपको अपकमिंग एग्ज़ाम में। तो चलिए, अब ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ईजी है बहुत। यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 पर बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? इफ बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹390 और शॉपकीपर गेन्स 20%, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज। देखिए ये बहुत इजी है, इसके लिए कुछ है नहीं। देखिए 120% आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ना, तो जो भी कॉस्ट प्राइस होगी उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट आपको कितनी हो रही है 20% की हो रही है, तो इट मीन्स 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस है ना। ये जो सेलिंग प्राइस है ये 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस है जो कि 390 है। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। बस इतना ही एक स्टेटमेंट है, इस पर वर्क करना है और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। आपको समझ में आ रहा होगा कि 120% मैंने क्यों कहा है कि 100% उसकी कॉस्ट प्राइस और उसके साथ 20% की प्रॉफिट जो कि कॉस्ट प्राइस पे ही बनती है। प्रॉफिट ऑलवेज याद रखिए, प्रॉफिट ऑलवेज आपको कॉस्ट प्राइस पे ही बनती है। इस वजह से इसका जो सेलिंग प्राइस निकल के आया है वो क्या हुआ, 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस जो कि 390 रुपीज़ दी हुई है। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं। 120% है, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120/100 इंटू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 390। बस इसे सॉल्व कर लेंगे। 100 इधर 390 के बगल में ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा और 120 इधर नीचे आ जाएगा। इसे सॉल्व करने पे 390 इंटू 100/120, बस इसे सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 गया, 12×36, 3 इसमें आया 12×24, 12×36। ये 0 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 3900 ये बन जाएगा। तो फिर उसके बाद 12×36 3 आया और 12×2 = 24 और फिर उसके बाद 6 हासिल आएगा, 12×5 = 60, 325 इतना आपकी वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन 4 पे ये वैल्यू दी हुई है तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। थोड़ा जगह स्पेस ना होने की वजह से बहुत अजीब तरीके से सॉल्यूशन करना पड़ रहा है। तो आई होप आप इसे माइंड नहीं करेंगे और आप खुद से इसे सॉल्व कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम आपको खुद देना है। मेरा मेन पॉइंट बस यही इतना इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना था कि 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 390 होगा। तो आपको वैल्यू मिल गई है 325। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ चलिए, इस पर थोड़ा सा और इस पर क्वेश्चन को चेंज करके बता देते हैं। मान लीजिए अगर आपसे ये कहा गया कहता कि यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 पर बेचने पर 20% की हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? अब आप सोचिए, मैंने अभी आपको बताया ना कि लाभ हुआ तो लाभ भी जो होता है वो किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। प्रॉफिट भी कॉस्ट प्राइस पे होती है और लॉस भी आपको जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पे ही होता है। ऐसे में अगर 20% की हानि हो जाती तो आप क्या करते, आप 20% जो 100% की कॉस्ट प्राइस है उसमें से 20% घटा देते। इट मीन्स 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 390 रुपीज़ निकल आता है। ऐसे में आपकी कॉस्ट प्राइस निकलती, वो आपकी कॉस्ट प्राइस होती जो कि आपको 390 से ऑलवेज बड़ी ही निकल के आती क्योंकि यहाँ पे लॉस हुआ है। आपको समझ में आ रहा होगा, जब भी आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट बोले कि 20%, 30%, 10% कुछ भी प्रॉफिट हुई है तो आप उसको 100 में ऐड करके ऑफ कॉस्ट प्राइस करके वैल्यू कर दीजिएगा। इनकेस अगर आपको लॉस बोले तो आप वही 100 से माइनस करके जो बचा है रिमेनिंग ऑफ कॉस्ट प्राइस करके सेलिंग प्राइस वाली वैल्यू लिख दीजिएगा। तो आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। स्टेप से कभी भी क्वेश्चन पूछेगा प्रॉफिट और लॉस का केस का तो आप आराम से इसे सॉल्व कर पाएंगे। वैसे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था लेकिन ये उनके लिए मैं इतनी डिटेलिंग कर रही हूँ जो अभी मैथ्स में जो खुद को फील करते हैं कि मेरी अभी बहुत अच्छी नहीं है मैथ्स और वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होती है सब करने में, तो उनके लिए मैं इतनी डिटेलिंग बता रही हूँ।
बाकी तो आपको बहुत सी जगहों पे सारे पेपर्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। मेरा मेन डिटेलिंग देने का रीज़न यही है कि जिनकी तैयारी बहुत अच्छी ना हो उनको भी मैं अच्छा तैयार कर सकूं, कि जब वो एग्ज़ाम देने जाएं तो उनको ये ना लगे कि हाँ मैं मैथ्स में वीक हूँ या ये क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट नहीं कर पा रही हूँ, या उनको समझने में थोड़ी कमी लगे। अब देखिए मैं क्वेश्चन कर रहे हैं, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 60,000 to 65,000 then the increase in population in percent, कितना परसेंट आपकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि कितने परसेंट की होगी। देखिए पुरानी जनसंख्या 60,000 थी, अब 65,000 हो गई है, तो बढ़ी हुई जनसंख्या आपकी कितनी हो गई 5,000। और ऑलवेज कभी भी जो भी बढ़त जो भी होती है वो, जैसे मैंने आपको कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस में बताया था ना, उसी तरीके से कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस प्रॉफिट की तरीके से ही होता है। अगर आपके 5,000 रुपया बढ़त अरे सॉरी रुपया नहीं है, 5,000 लोग बढ़े हैं तो वो किस पे बढ़े हैं, किस पे बढ़े हैं, आपको इनिशियल जो पहले लोग थे 60,000 उन पे बढ़े थे। तो इस वजह से जनसंख्या जो वृद्धि होगी वो भी 60,000 के आधार पे ही होगी। तो 5,000 बटा में 60,000, हमको इसका परसेंट बनाना, इसके लिए फॉर्मूला होता है, जैसे प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस होता है ना, आपको याद होगा स्कूल्स में पढ़े होंगे आप। तो उसी तरीके से ये आपका जो बढ़ा हुआ कितना है 5,000 जनसंख्या बढ़ी है, और जो पुरानी आपकी जनसंख्या थी 6,000, वो जनसंख्या सॉरी 60,000 है, 6,000 नहीं, 60,000 जो आपकी पुरानी जनसंख्या थी अपॉन 60,000 और 5,000 में 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कितने परसेंट जनसंख्या इंक्रीज़ हुई है। आपका 30 से ये 30 गया, 10 से ये 10 गया, आपका 50 में डिवाइड करना है 6 को, तो 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 49 50 2/6 हो जाएगा। 8 एंड 2/6, 2 को काटेंगे तो 3 आएगा। 8 एंड 1/3, इतना परसेंट आपको जनसंख्या बढ़ी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। और अगर इनकेस जनसंख्या घटी होती तो भी आपको क्या किस पे घटी होती, पुरानी जनसंख्या पे ही घटी होती। अगर आपसे वो कहता कि जनसंख्या 60,000 के बजाय अब 55,000 हो गई है, 5,000 घट गई है, तो भी आपको कितना परसेंट घटी है वो भी आप यही लगाते और आप कह देते इतने परसेंट की घटी है जनसंख्या। आई होप आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। आपसे क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 पेंस इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेंस देन द गेन परसेंट इज। यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। मान लेते हैं एक पेन का क्रय मूल्य क्या है 1 रुपीज़ है। आप अगर एक पेन का कॉस्ट प्राइस है 1 रुपीज़ और 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हो, ओवरऑल जो बेचा गया है वो कितना बेचा गया है 6 बेचा गया है, तो मेरा पूरा फोकस अभी 6 पे होगा। तो 6 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 6 रुपीज़ हो जाएगा। ये आपको कॉस्ट प्राइस आएगी 6 रुपये की। और आपसे क्या कह रहा है 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब आप 8 पेन अगर खरीदते तो कितने का खरीदते, आप खरीदते 8 रुपये का खरीदते। लेकिन ये 8 रुपया जो आप 8 पेन खरीदते 8 रुपये में, लेकिन वो आपने 8 पेन के खरीद के दाम पे आपने क्या किया है सेल किया है। इसका मतलब आपने कितने में बेचा है 6 पेन को आपने 8 रुपये में बेचा है। ठीक है, तो ऐसे में आपको प्रॉफिट कितने रुपए की हो जाती है। देखिए ये सारी चीज़ें हमने माना है। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन इज़ 1 रुपीज़, ये मैंने माना है। इसके आधार पे 6 पेन की कॉस्ट प्राइस 6 रुपये आती है, क्योंकि कह रहा है 6 पेन की जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है 8 पेन की कॉस्ट प्राइस है। इस वजह से 8 पेन की कॉस्ट प्राइस तो 8 रुपीज़ हमारी आ रही है,
एक पेन की एक प्राइस 1 रुपये के आने की वजह से, लेकिन 8 रुपये की कॉस्ट प्राइस के हिसाब से 6 पेन को बेचा गया है। तो इसलिए अगर हम पूरा फोकस 6 पेन की बेचने के आधार पे करें, क्योंकि क्वेश्चन आपको 6 पेन को बेचने के आधार पे ही बना रहा है, क्योंकि आप कभी भी कोई चीज़, अगर आप दुकानदार हैं तो आप प्रॉफिट कब कमाएंगे, जब आप उस सामान को बेचेंगे। तो बेचा कितना है, 6 पेन, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेन 6 रुपीज़, कॉस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेन 8 रुपीज़ हुआ, क्योंकि 6 पेन को बेच रहा है तो उसको कितने कॉस्ट उसको पेन की कॉस्ट प्राइस मिल रही है, 8 पेन की कॉस्ट प्राइस के बराबर उसकी कमाई हो रही है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेन इज 8 रुपीज़, देन प्रॉफिट बिकम 2 रुपीज़। तो लाभ प्रतिशत कितने में होगा, कॉस्ट प्राइस है 6 रुपया, सेलिंग प्राइस है 8 रुपया, प्रॉफिट है 2 रुपया। ऐसे में प्रॉफिट परसेंट किस पे बनता है, प्रॉफिट ऑलवेज, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पे बनता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, 2 रुपये की प्रॉफिट और 6 रुपया कॉस्ट प्राइस। अब आपका वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितने परसेंट आपका लाभ हुआ है, तो सॉल्व करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 100/3 जिसकी वैल्यू 33 एंड 1/3% हो जाएगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। आप कुछ भी कॉस्ट प्राइस मान सकते रहे, आप कोई भी कॉस्ट प्राइस मानेंगे, लेकिन उसका आधार यही होगा कि आपको, क्योंकि 6 पेन बेचा रहा है और 6 पेन बेचने पे उसने प्रॉफिट कमाया है, इस वजह से आप 6 पेन के आधार पे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक पेन की कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 1 रुपया है, तो 6 पेन की कॉस्ट प्राइस आपकी 6 रुपया हो जाती है। लेकिन 6 पेन को उसने कितने रुपए में बेचा है, जितने में उसने 8 पेन खरीदी है। 8 पेन कितने में खरीदेगा, वो 8 रुपये में खरीदेगा। इसका मतलब 6 पेन उसने कितने में बेचा है, 8 रुपये में बेचा है। इट मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेन इज 6 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेन इज 8 रुपीज़। देयरफॉर प्रॉफिट बिकम 2 रुपीज़ एंड प्रॉफिट परसेंट इज 2 × 100/6, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। और अभी मैं ये जितने क्वेश्चंस आपको 2018 में परसेंट पे बेस्ड करके पूछा था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब आखिरी पार्ट बाकी है, उसे भी मैं जल्दी से आपको कंप्लीट करके दे दूंगी। आई होप आपको मेरे वीडियोस का सॉल्यूशन, आपको तरीका पसंद आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आपको ये तरीका पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, जो भी आपका अपना रिव्यू हो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मेरा मेन मकसद इसको डिटेलिंग देना इसलिए है क्योंकि पेपर तो आपको कोई भी, बहुत से वीडियोस अवेलेबल हैं पेपर को सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अगर आपको पेपर दूँ तो मैं उनको भी एक्सप्लेन कर पाऊँ जो अभी बिगनर हैं तैयारी करने में, उनको भी वो सारे डाउट क्लियर कर पाऊँ जो अभी अपने आप को समझते हैं कि वो मैथ्स में थोड़े वीक है। लेकिन मैथ्स में आप अगर मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि वीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी मैथ्स अच्छी नहीं हो सकती है। अगर आप उसको अच्छे से डिटेल में ढंग से पढ़ाई करेंगे तो ऑफ कोर्स आप तैयारी करते टाइम भी अपनी मैथ्स को अच्छी कर सकते हैं। तो मैं इसीलिए काफ़ी डिटेलिंग के साथ वीडियो बना रही हूँ। आपको पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे स्पीड बढ़ानी चाहिए और सिर्फ पेपर सॉल्व करवाना चाहिए तो भी मैं उस पर वर्क करने की कोशिश मैं देखूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्यूअर्स किस टाइप के हैं, उसके आधार पर मैं फिर एक्शन लूँगी। ठीक है, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से आगे जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उसके पेपर्स मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करके दूँगी। और आपको कोई भी डाउट होता है या आप कोई पेपर चाहते हैं कि मैं उनको सॉल्व करवाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके दे दूँगी। ओके, बाय।